स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोनिक्सा एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अफवाह, उसे हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हमने लेक्चर फर्स्ट कवर कर लिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा जिससे आप लोगों का कोई भी टॉपिक ना छूटे। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि अफवाह क्या होता है, अफवाह प्रतिरूप क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, और उसके बाद हम आए अपने भारत के अफवाह तंत्र में। सबसे पहले जो है 2 भागों में से बांटा गया था, एक है हिमालयी नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियों के बारे में हमने डिटेल से कवर कर लिया था। हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं, ये कैसे होते हैं, उसकी मुख्य मुख्य कौन सी नदियाँ हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या हैं। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये आप लोग हिमालयी नदियों के बारे में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि हिमालयी नदियाँ देखिए हिमालय से निकलती थी। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं ये पठारों से निकलती है, क्योंकि पठार बहुत ज़्यादा ऊंचे तो होते नहीं, तो इनमें हिमखंड नहीं होते, तो ये सिर्फ वर्षा के पानी पे ही निर्भर रहते हैं पानी के लिए। इन्हें हिमखंडों से पानी मिलता नहीं है, तो इसीलिए ये क्योंकि मौसमी होते हैं, तो अगर किसी वर्ष बारिश कम हुई तो इनमें पानी सूखने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, पानी कम हो जाते हैं। इसीलिए ये नदियाँ हिमालय नदियों की जितना लगातार नहीं बह पाती हैं। इनकी तो अपवाह द्रोणी जो होती है कम लंबी और कम चौड़ी होती है, लगभग हिमालयी नदियों की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो। ये नदियाँ अधिकतर पूर्व की ओर, जो हिमालय प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ अपवाद में, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो अपने मुख पर जहाँ से वो गिरती हैं वहाँ ज्वारंत मुख का निर्माण करती हैं। ये कुछ ऊपर से मैंने डिटेल बता दिया है, अब मैं इसको लिख देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, चलिए तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमने लिख लिया है। अब हमने जो लिखा है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको उसे समझा देते हैं। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों में जो मुख्य नदियाँ हैं उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं। पहले मैंने ओरली बता दिया था, लेकिन मैंने जो लिखा है आपको उसे समझा देती हूँ। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह द्रोणियाँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अभी मैंने बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो हिमालयी नदियों की अपेक्षा में छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास पानी कम होता है, वो मौसमी होती हैं। जब बारिश का पानी आएगा तभी उन्हें पानी मिलेगा, हिमखंडों से तो पानी उन्हें मिलता नहीं है, तो इसलिए उनकी ज़्यादा लंबाई और ज़्यादा चौड़ाई नहीं हो पाती है। ओके, अब आते हैं, ये नदियाँ मौसमी होती है तथा पानी के लिए वर्षा के पानी पर निर्भर होती है, इसलिए कभी कभी इनमें पानी की कमी हो जाती है। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य सहायक नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय भाग की जो मुख्य सहायक नदियां हैं ये बात आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। चलिए, पहली है नर्मदा, फिर तापी, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इनमें मुख्य नदियां हैं ये। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये नर्मदा हो गई और तापी, ये नदियां नर्मदा और ये तापी जो है, इन दोनों नदियों को छोड़ के बाकी सभी नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं। देखिए, ये सभी नदियां बाकी पूर्व की ओर बह रही हैं। पूर्व की ओर क्या है भारत की? बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब कि ये पूर्व की ओर बह रही है तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी, और नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बह रही है तो कहाँ आके गिरेगी? अरब सागर में। यही है, नर्मदा और तापी नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं तथा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या है? नर्मदा और तापी को मान लिया, अभी छोड़ दीजिए, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए। नर्मदा और तापी नदी को छोड़ के बाकी सभी नदियां कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं ये कहाँ गिर रही है? पूर्व में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और अपने मुहाने पर। भी मैंने एक पॉइंट बोला जो बहुत जरूरी है कि ये जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये अपने मुहाने पर
डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं बता देती वैसे कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ये चीज़ जानना आपके लिए जरूरी है जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। डेल्टा क्या है बेटा, देखो डेल्टा जो जैसे अभी हमारी नदियाँ जा रही हैं तो अपने साथ ऐसे मिट्टी लेके जाती हैं, सेडिमेंट्स गाद एकत्रित करके ले जाती हैं बहा के। उसके बाद जब जहाँ पे इनकी मतलब ये ढीली हो जाती हैं, धीरे धीरे जाने लगती हैं, तो जो मिट्टी होती है वहीं पे छूट जाती है। तो यहाँ तक जाते जाते इनकी जो मतलब चाल है वो धीरे हो जाती है। तो यहाँ पे सब मिट्टी जमा हो जाती है क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये जो डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है ये मतलब खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो डेल्टा होता है ये खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है, मतलब यहाँ पे खेती की जा सकती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ किसका निर्माण करेंगी? ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पूर्व और पश्चिम की नदियों में दो डिफरेंस। अब आती है नर्मदा और तापी की बात। इन दोनों के बारे में अभी हम लोग छोड़ा थे, अब इसको पकड़ लेते हैं। नर्मदा और तापी जो दो नदियां हैं हमारे पास, ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ओके, तो पश्चिम की तरफ क्या है? हमारे अरब सागर है, अरब सागर। ओके, अरब सागर यानी कि ये अरब सागर में ही आके गिरेंगी, क्योंकि आपको पता है कि छोटी छोटी नदियां आके बड़े मतलब खोजती रहती हैं कि कोई बड़ा जलाशय मिल जाए, वहां आके ये विलीन हो जाए। तो ये आ रही है पश्चिम की तरफ, तो बड़ा जलाशय के हिसाब से देखा जाए तो अरब सागर ही है। तो ये अरब सागर में आके गिरती हैं। ओके, अरब सागर में गिरती है, लेकिन गिरने से पहले ये जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये गिरने से पहले किसका निर्माण करती है? पूर्व की ओर बहने वाली, डेल्टा का। तो जो पश्चिम की ओर आ रही हैं, कौन कौन सी? नर्मदा और तापी, ये गिरने से पहले किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का नहीं, डेल्टा का नहीं, ये ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां जो पश्चिम की ओर आती हैं? कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। अब ज्वारंदमुख क्या है? आई होप डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा कि जो मिट्टी आती है ऊपर से, जो नदियां आती हैं बहा के लेके नदियां, उनको ले आके यहाँ पे जब इसकी चाल ढीली हो जाती है, धीरे धीरे बहने लगती है नदियां समुद्र में गिरते समय, तो जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो वहीं पे जमा हो जाती है, बड़े क्षेत्र में ऐसे फैल जाती है, ऐसे त्रिकोणाकार संरचना बना लेती है। उसी को कहा जाता है डेल्टा। लेकिन जो ज्वारंदमुख होता है, यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं नर्मदा और तापी, बहुत ही स्पीड में रहती हैं, एकदम तेजी से आती रहती हैं, और यहाँ इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है रुक नहीं पाती। और अभी मैंने आपको भारत का भौतिक स्वरूप जो लेसन 2 पढ़ाया था, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ये पता होगा जो हमारा पश्चिमी तट है, यहाँ ये मतलब कि सकरे हैं पूर्वी तट की अपेक्षा में, यानी कि यहाँ का ये जो क्षेत्र है, ये तट जो है कम है पूर्वी क्षेत्र के, मतलब कि पूर्वी तट की अपेक्षा में। अब बताइए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए समुद्र है और ये हमारी जमीन, तो यहाँ पे जब जमीन और समुद्र के बीच का जो फासला अगर कम है नदियों के लिए, तो वो मिट्टी कहाँ छोड़ेंगी जब जगह नहीं रहेगी? तो वो ले दे के गिर जाती है पूरा अरब सागर में, तो वहाँ पे बन नहीं पाता है अपना मतलब उपजाऊ जमीन, डेल्टा जैसा कुछ भाग। तो ये एकदम मतलब तीव्र गति से आती हैं और एकदम रफ्तार में आकर गिर जाती हैं। यही है ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। ऐसा तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत तेजी से आती है और गिर जाती है, यही ज्वारंदमुख बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा, आप लोगों को नर्मदा के बारे में पता होगा कि इसी पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा पे धुआंधार जलप्रपात क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये धुआं मतलब कि जब ये गिरता है, आप लोगों को पता होगा कि जब ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट से निकलती हैं, पिघलती हैं, तो ये मतलब इतना वो जो रॉक्स होते हैं मार्बल के, उस पर जब पड़ती हैं तो इतना तेज ऊपर आती है कि एकदम मतलब उसकी छोटी छोटी बूंदें एकदम धुएं जैसी प्रतीत होती हैं। एक तो बहुत तेज रफ्तार भी रहती है इनकी, इसीलिए यहाँ पर रुक भी नहीं पाती हैं। अगर ये रुकती यहाँ पे तो डेल्टा का निर्माण करती, ये रुकती नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण कर नहीं पाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी पे जो धुआंधार जलप्रपात है, आपको समझ में आ गया आखिर में उसका नाम धुआंधार क्यों रखा गया? क्योंकि वो जो गिरती है तो धुएं जैसा मतलब ऐसे माहौल बना देती है, बहुत सुंदर
और दार्शनी मतलब वो जलप्रपात है, अगर मौका मिले तो आप लोग जरूर देखने जाइए। तो ये सब रहा हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब ये सब हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य मुख्य कौन सी नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी और गोदावरी, पुष्पा, कावेरी, मतलब अभी सब मैंने बताया है। अब इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में जानेंगे। ओके, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग नर्मदा नदी के बारे में डिटेल में जानेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं उसके बारे में जान चुके हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य मुख्य कौन सी नदियाँ हैं, उनमें से सबसे पहले हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत इधर बताया था, लेकिन अभी मैंने लिख दिया है, अब इसे डिटेल में समझा देती हूँ उसके बारे में। नर्मदा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उद्गम यानी कि ये निकलती कहाँ से, उद्गम मतलब ये निकलती कहाँ से। जैसे गंगा है, गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उसी प्रकार से हमारी जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये जानना तो भाई जरूरी है। आखिर में इसका ओरिजिन कहाँ से है, जैसे हम लोग पैदा हुए हैं ना, तो कहाँ से पैदा हुए हैं, आखिर में हम लोग की लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, उसी तरह से इसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई ये जानना जरूरी है। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से। मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं उसके निकट से इसका उद्गम हुआ है। ओके, इतना क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारा, यह नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसकी अधिकतर नदियां तो पूर्व की ओर ही बहती हैं, लेकिन कुछ अपवाद में, जैसे घर के कुछ बिगड़ैल बच्चे होते हैं उनका कुछ अलग ही चलता रहता है। उसी प्रकार से ये दो महाजन भी हैं हमारे पास, नर्मदा और तापी, इनका तो कुछ अलग ही चलता रहता है। ये सब पूर्व की ओर चलते हैं, बाकी सब पश्चिम की ओर। ओके, बाकी सब पूर्व की ओर चलते हैं, तो ये दोनों अलग ही मुंह फेर के पश्चिम की ओर जाते हैं। वही इनमें चलता है नर्मदा और तापी में। तो नर्मदा क्या है, यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है, ऐसे पहाड़ है वो फटा हुआ है, उसके बीच में से ये निकलती है। ओके, तथा यह जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों के बीच गहरे गार्ज का निर्माण करती है ये, जहाँ यह तीव्र ढाल से गिरती है। अब पॉइंट्स आता है कि जैसे नर्मदा निकली अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली। ओके, अब निकल रही है तो निकल रही है भाई, निकलने तो कोई बात नहीं, तो आ रही है जहाँ ये तीव्र ढाल से गिरती है, निकली है तो जहाँ ये तीव्र, जबलपुर में जहाँ ये तीव्र ढाल से गिरती है नीचे आगे बढ़ने के लिए, वहाँ पे ही बनता है हमारा धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी के ऊपर बनता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ओके, अब आती है हमारा तीसरा पॉइंट, इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से बहती है। इसमें ये जो है समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है, जो इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, अभी मैंने कहा ये नदी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सब पूर्व की ओर बहती है। ओके, ये नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में आकर गिरती है। और जब पश्चिम की ओर आ रही है तो भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, तो जाहिर सी बात है कि अरब सागर में ही आके गिरेंगी। इस नदी की लंबाई, अब इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1312 किलोमीटर। ओके, तथा इसका अपवाह क्षेत्र मतलब ये कौन कौन से राज्य में फैली हुई है। अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों क्षेत्रों में नर्मदा नदी बहती है। अब नोट करके ये आप लोग जानते रहिएगा कि ये नदी अपने मुहाने पर ज्वालामुख का निर्माण करती है। ये एक मेन पॉइंट है किसका, नर्मदा नदी का ज्वालामुख का निर्माण करती है। सबसे पहला ये कि निकलती कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। उसके बाद ये कि इस पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। उसके बाद ये कि ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। फिर आता है कि ये गिरने से पहले ज्वालामुख का निर्माण करती है। ओके, बाकी जो कुछ नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं वो तो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा और तापी जो है वो ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। अभी मैंने बताया ज्वालामुख क्या है, नदी आ रही है बहुत तीव्र तेजी से,
तो जहाँ पे नदी का पानी तो मीठा होता है, खारा तो होता नहीं, खारा तो समुद्र का पानी होता है। तो नदी जैसे मान लीजिए ये हमारे नदी का पानी है और ये हमारे समुद्र का पानी है। तो नदी का जो मीठा पानी और समुद्र का जो खारा पानी है, जहाँ मिलेगा, जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे बनता है ज्वारनमुख। क्योंकि पश्चिमी तट पे जो क्षेत्र होता है, जमीन का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण है, कम है, तो ये तुरंत गिर जाते हैं, मतलब ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये तीव्र तेजी से रहते ही हैं और जाकर तुरंत अरब सागर में गिर जाते हैं, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे जमीन कृषि के लिए भी उपयुक्त नहीं होती है, सिर्फ मछली पालन इन सब के लिए उपयुक्त होती है। ये नदी अपने होने पर ज्वारनमुख का निर्माण करती है। ये हो गया हमारा नर्मदा के संरक्षण के लिए। अब हमारी नर्मदा नदी भाई इतनी, मतलब हमारे लिए एक हिसाब से देखा जाए तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये मध्य प्रदेश के लिए एक हिसाब से जीवन रेखा है वहाँ की। यहाँ से पानी मिलता है, सिंचाई की जाती है कृषि के लिए, और बाकी सभी फैक्ट्रीज वगैरह हर जगह पानी इसका यूज़ किया जाता है। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जीवन रेखा ही है। अगर कोई चीज़ हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो उसका संरक्षण भी तो करना पड़ेगा। तो इसके संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे योजना का प्रारंभ किया गया था। ये हो गया, इसके सभी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए नर्मदा नदी के। अब हम लोग तापी नदी के बारे में पढ़ेंगे। अब क्योंकि मैं नर्मदा के बाद तापी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पश्चिम की ओर आने वाली नदियाँ थी, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम पूर्व की ओर आने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग तापी नदी के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। वैसे नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स में क्लियर हो होंगे। मैंने जितना बताया एक एक करके कि आप लोग ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर आप लोग वो सब याद रखते हैं उतना, तो आप लोगों को अगर आप पूछ भी लिया तो आई होप दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि बताने में किसी को नर्मदा नदी क्या होता है, कैसे है, कितने राज्यों में फैला है, कहाँ से निकलता है। ओके, अब हम लोग तापी नदी के बारे में पूरा जानेंगे। सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम इसका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। उसका कहाँ से था? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसका कहाँ से है उद्गम तापी नदी का? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। इधर देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, वहां से इसका उद्गम है। यह भी नर्मदा नदी के समानांतर, देखिए ये भी नर्मदा नदी के समानांतर तो बह रही है। ये हमारी नर्मदा नदी है और ये हमारी तापी नदी। नर्मदा नदी के समानांतर ही भ्रंश घाटियों में बहती है। तापी नदी जो है हमारी, ये भी नर्मदा नदी के समानांतर ही भ्रंश घाटियों में बहती है। ओके, इसके अपवास क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली हुई है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां, इसके सहायक नदियों में पश्चिम की ओर जो बहती हैं इसके साथ तापी नदी की सहायक नदियां जो हैं, जैसे कि साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियर, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अभी मैंने बताया कौन कौन सी दो नदियां मुख्य हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी। ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, किधर? पश्चिम की ओर बहते हुए। अब अगर इसके नोट की बात की जाए, अगर इसमें क्या और एक चीज मेन है तो इसमें ही प्रसिद्ध जो हमारी तापी नदी है, इस पे ही उकाई डैम, उकाई डैम और काकापारा परमाणु केंद्र, काकापारा परमाणु केंद्र जो है इसी पर स्थित है। कहाँ? तापी नदी के पास। ये पूरा हमारा तापी नदी का पूरा ब्यौरा हो गया। आप लोग इतना याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। ये भी नर्मदा नदी की जैसी ही है, भ्रंश घाटी से निकलती है उसी के समानांतर। इसके लंबाई में थोड़ा डिफरेंस है, 724 किलोमीटर, ये थोड़ी छोटी है क्योंकि यहाँ पे तटीय क्षेत्र यहाँ पे कम होता है, इसलिए इसका अपवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली इसकी मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियर, ये चार इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। इसमें ही प्रसिद्ध उकाई डैम और काकापारा परमाणु केंद्र स्थित है। ये इतना तापी नदी के बारे में पूरा हो चुका है और इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों को बहुत खास पढ़ना भी नहीं है, बस इतना बहुत है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी
अन्य नदियों की तरफ चलिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारी नर्मदा और ताप्ती हो ही गई है, जो कि पूर्व की तरफ बहती है, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। अब हम लोग पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में देखेंगे गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी मैंने पूर्व और पश्चिम के हिसाब से बांट दिया है, लेकिन ये आप लोग याद रखिएगा कि ये दोनों नदियां ही प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। मैंने पूर्व और पश्चिम के हिसाब से बांट दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ये दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये पूर्व की तरफ ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, और जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी ये सब हैं ये पूर्व की तरफ बहती हैं। ओके, लेकिन ये प्रायद्वीपीय नदियों के ही भाग हैं, ये सब प्रायद्वीपीय नदियों में ही आते हैं। ओके, तो सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में अगर देखें तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रायद्वीपीय नदियों में देखे जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी, मतलब सबसे बड़ी गोदावरी नदी ही है, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की, अगर आपको पता होगा, आई होप आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, जो हमारी हिमालयी नदियों में गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा था, और आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी वो गंगा नदी है। तो अगर एक हिसाब से, क्योंकि वो हिमालयी नदियों में आता है, तो अगर प्रायद्वीपीय नदियों में देखा जाए तो गंगा के बाद देखा जाए तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदियों में आता है, प्रायद्वीपीय नदियों में, इसलिए इसको दक्षिणी, यानी कि दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, अब अगर इसके उद्गम की बात की जाए, यानी कि ये निकलता कहाँ से है, निकलती कहाँ से है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरेगी ही भाई, क्योंकि ये पूर्व की तरफ बह रही है तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। और जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं उसके बारे में एक मैंने और आप लोग को बताया था कि ये अपने मुहाने पर जहाँ से गिरती हैं वहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, एक त्रिकोणाकार आकृति का निर्माण करती है जिसे डेल्टा कहते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। उसके बाद आती है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ। मुख्य सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। ये कुछ मुख्य सहायक नदियाँ, एक दो और हैं, लेकिन इसमें से तीन, ये वर्धा और पेनगंगा और वेनगंगा, ये तीन नदियाँ हैं, ये कुछ ज़्यादा ही खास है। इसके लिए गोदावरी नदी की सहायक नदियों के रूप में कुछ ज़्यादा ही खास है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम जाना जाता है। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। यह पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से एक है तथा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये पूरा हो गया गोदावरी नदी के बारे में। लंबाई हो गई, ये निकलती कहाँ से है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से, पहाड़ियों से। लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्व की तरफ बढ़ती है, और जो पूर्व की तरफ जाती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या है? त्रिकोणाकार आकृति है। ये सब आप लोग एक ऐसे माइंड में अपने सेट कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए कि ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। 1500 किलोमीटर की लंबाई है, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये पूर्व की तरफ बहती है। जो पूर्व की तरफ नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और डेल्टा का निर्माण करती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जो डेल्टा होता है वो यानी कि खेती के लिए भी उपजाऊ मिट्टी बहा के लाता है, तो वो मिट्टी भी उपजाऊ होती है, वहाँ पे खेती भी की जा सकती है। ये सब इसकी पॉइंट्स हैं। हम लोग गोदावरी नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने आगे, इसके अगली वाली नदी की तरफ, महानदी। अब हम लोग महानदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले मैं हट जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसको मैं इरेज करके उसके बाद तब लिखती हूँ। हाँ बच्चों, अब हम लोग महानदी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले महानदी के उद्गम की बात की जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। ओके, तो महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। ये उच्च भूमि और दक्कन का पठार, मैंने आप लोगों को जब लेसन 2 में प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था भारत के भौतिक स्वरूप में, उसमें पढ़ाया था ना कि क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग होते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहीं से ये महानदी का उद्गम होता है। आप लोग वो वाला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स हैं ऐसे जो आप लोगों को इसमें समझने में बहुत मदद कर सकते हैं, इसलिए वो वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाता है। देखिए हमारी महानदी है, महानदी हमारी निकली छत्तीसगढ़ से निकलेगी, उसके बाद ये निकल के उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। क्योंकि ये पूर्व की तरफ बहती है तो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी, क्योंकि बड़ा जलाशय है, एक हिसाब से देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी ही है, वहाँ पे जाके ये गिर जाती है। निकलती कहाँ से? छत्तीसगढ़ के उच्चभूमि से निकलती है तथा उड़ीसा यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका मतलब है प्रवास क्षेत्र। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका प्रवास क्षेत्र है, यानी कि कौन कौन से राज्य से होकर ये गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो बहते हुए बंगाल की खाड़ी में, तथा इसकी लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। और इसके अपवाद क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में देखा जाए तो शिवनाथ, हंसदेव, मांड और ईब इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और उसमें सबसे मुख्य जो है शिवनाथ जो है इसकी सहायक नदी, शिवनाथ जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, इसी पर उपस्थित है प्रसिद्ध दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हीराकुंड बांध। जो हमारी महानदी है इसी पे उपस्थित है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पर। अब ये बात आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारी कुछ तो एक दो नदियां और बची शायद, कृष्णा और कावेरी, इन दोनों के बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हाँ इसको अच्छे से एक एक करके याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि उसका छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको याद रखें। कैसे? इसका उद्गम कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के उच्चभूमि से। कहाँ कहाँ ये बहते हैं? इसका प्रवास क्षेत्र कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। और ये इसकी मुख्य सहायक नदी है, एक शिवनाथ याद रख लो जो इसकी मुख्य सहायक नदी है। बाकी अगर और नहीं भी याद होता है, शिवनाथ और हंसदेव, मांड, ये तो मान लो सब है ही। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर। और सबसे खास बात जो है इसी पे उपस्थित है सब दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना ये बांध, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। ये जवाहरलाल नेहरू ने इसका मतलब वो उद्घाटन करवाया था, मतलब कि सिंचाई वगैरह के लिए और कुछ बिजली उत्पादन इन सभी कार्य के लिए इसका नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये हमारा महानदी वाला पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ बच्चों, अब हम लोग कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे। हमारी एक नदी सिर्फ और बची है, कावेरी नदी, प्रायद्वीपीय नदियों में। उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो कावेरी नदी के बारे में बता के हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। सबसे पहले कृष्णा नदी के बारे में जान लें। इसका उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से। ओके, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे जो महाबलेश्वर है उसके निकट से ही इसका उद्गम होता है। अगर इसके लंबाई की बात की जाए तो ये 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये गिरता कहाँ पे है आप लोग बताइए, क्योंकि ये पूर्व में बहता है तो कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। और क्या बनाएगा अपने मुहाने पर? डेल्टा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मुख्य सहायक नदी की बात की जाए तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। कोयना इसमें कुछ मतलब कि इसकी मुख्य कुछ ज़्यादा ही मेन सहायक नदी है कोयना। अगर इसकी अपवाद द्रोणी की बात की जाए, यानी कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती हैं, कौन कौन से राज्यों में इसका क्षेत्र फैला हुआ है इस नदी का, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ये नदी फैली हुई है। ओके, ये कृष्णा नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कावेरी नदी के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, अब हम लोग कावेरी द्रोणी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, इसलिए लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। और हम लोग इसके बाद अभी बता रहे हैं, इसके बाद हमारा अभी क्या बचा हुआ है उसे अगले लेक्चर में भी कवर करेंगे।
तो पहले कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कर्नाटक के कोकुड़, जिसे कुर्ग के नाम से आप लोगों ने सुना होगा कि कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग, जो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर जगह है, अगर देखा जाए तो जिसे स्वर्ग जैसा लगता है। अगर मौका मिले कभी तो जाइएगा, ना मौका मिले तो कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा। तो कर्नाटक के कोकुड़ जिले से निकलती है ये कौन सी नदी? कावेरी, तथा तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब पूर्व की तरफ बह रही है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी, लेकिन गिर कहाँ से रही है ये मैटर करता है। तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण से। ओके, अब इसकी लंबाई की बात की जाए तो 760 किलोमीटर। मुख्य सहायक नदी की बात की जाए तो अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी इसकी मुख्य सहायक नदियों में से हैं। प्रवाह क्षेत्र इसका, प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और कुछ क्षेत्र जो इसका प्रवाह का है वो पांडुचेरी में भी है। अब इसके नोट में जो है इसकी मुख्य बात जो है इस नदी की, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? पहला सबसे बड़ा वाला जो है, सबसे पहला जो है बड़ा जलप्रपात वो कौन सा है? आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम इसी नदी पर उपस्थित है। कौन सी नदी? नदी भूल गई होगी, कावेरी नदी। भाई हम लोग कावेरी नदी पढ़ रहे हैं ना, इसी नदी मतलब इसी नदी में समझ लेना, कावेरी नदी पर उपस्थित है, इसी पर उपस्थित है। इसके पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु वाले के बीच मैटर चलता रहता है हमेशा, यानी हमेशा झगड़ा होता रहता है कि ये पानी, इसका ज़्यादा पानी हम लेंगे, कभी तमिलनाडु वाले कहेंगे कि हम लेंगे, कभी कर्नाटक वाले कहेंगे हम लेंगे। विवाद चल रहा है, लेकिन देखो कौन सुलझा देता है। हमारी कावेरी नदी के बारे में ये पूरा हो चुका है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोकुड़ जिले से और तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण से बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और गिरने से पैर डेल्टा का निर्माण करता है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। मुख्य सहायक नदी में अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडुचेरी। इतना इसमें मेन हो गया। और इसका मुख्य बात जो है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम इसी नदी पर उपस्थित है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के इन दो राज्यों के बीच विवाद चलता रहता है शिव समुद्र जलप्रपात के पानी को लेकर। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता रहता है। ये हमारा चैप्टर अब लगभग समाप्त ही होने वाला है। इसके बाद हमारी झील है और नदियों की हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है और नदी प्रदूषण, ये 3 टॉपिक इसमें बचा हुआ है जो हम अगले लेक्चर में से कवर करेंगे। तो आप लोग वो वाला लेक्चर भी जल्द ही आने वाला है, पहले आप लोग ये देखिए और ये पूरा बढ़िया से अब एक भी पॉइंट आई होप इसमें छूटा नहीं है। अगर आप लोग इसे अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और दूसरा वीडियो या फिर कुछ कहीं और से देखने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों के हिसाब से ये इनफ है। ओके, आज के लिए बस ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल, हमारा वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पूरा कंटेंट, और हाँ, हमारे इस चैनल पे बायो का भी कंटेंट दिया जाता है, आप लोग उसे भी देखें क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप लोग उसे भी देखें। और हमारे जियोग्राफी का कंटेंट अभी बन पा रहा है, आगे हम लोग देखा जाएगा कि कौन कौन सा मिल पाता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक क्वेश्चंस के लिए अपने 9th और 10th की तैयारी को बेटर बनाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिस पे हमने बहुत से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप लोग उसे ज्वाइन करें और अच्छे से उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में अपने लेक्चर 3 के साथ। ओके, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।